गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज आप लोगों का टॉपिक है आपकी न्यायिक व्यवस्था, आपकी जुडिशियल सिस्टम। आपकी जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या नए नए अपडेट आए हैं, क्या क्या नई नई जानकारियाँ आई हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जो सबसे शीर्ष पर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट के नीचे हमारे अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें दो न्यायालय होते हैं। एक जिला न्यायालय जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसके नीचे दो न्यायालय होते हैं। एक तो सेशन कोर्ट होता है जिसे हम लोग सत्र न्यायालय बोलते हैं। एक जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसे सत्र मामला बोलते हैं। और एक आप लोगों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिसे हम लोग आपराधिक न्यायालय बोलते हैं। इस तरीके का आपका जुडिशियल सिस्टम है। तो आज हम आप लोगों से यही डिस्कस करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के जो अनेक प्रकार के केस देखने को मिले हैं। उसके बाद 28 अक्टूबर 1993 को जो आपका कॉलेजियम सिस्टम आया था, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानना है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे, आप उसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहली बात आई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, किस तरीके से होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति लेकर के पहली बार जो दो व्यवस्थाएं होती थी, एक हम लोग बोलते थे पारंपरिक व्यवस्था और एक आपकी जो आधुनिक व्यवस्था है। तो पारंपरिक व्यवस्था और आधुनिक व्यवस्था दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। आज की जो आधुनिक प्रणाली है वो अलग है। पारंपरिक व्यवस्था पहले हम जानते हैं, फिर आगे आते हैं आधुनिक व्यवस्था पे। पारंपरिक व्यवस्था ये थी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता था और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने में वो किसी ऐसे जज की परामर्श ले सकता था जिससे वो परामर्श लेना उचित समझे, वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों। ये पहले की पारंपरिक व्यवस्था थी। मतलब वो किसी से भी परामर्श ले सकता था और वो किस कोर्ट के हों, या तो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों। अब बात आती है, क्या परामर्श राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी था? परामर्श जो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी था, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी बनता है, परामर्श कितने व्यक्तियों का होना चाहिए, अर्थात कितने जजों का होना चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1982 में, जिसे हम लोग नाम देते हैं SP गुप्ता बनाम भारत संघ। SP गुप्ता बनाम भारत संघ। तो उसमें पहली बात का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को परामर्श देंगे तो वो परामर्श शब्द राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। वो परामर्श जो होगा राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। इस बात की जिक्र की। लेकिन सेकंड क्वेश्चन की बात ये आती है कि परामर्श कितने व्यक्तियों का हो, परामर्श कितने जजों का हो, उस पर ये भी जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद इसे जो SP गुप्ता बनाम भारत संघ है, इसे न्यायाधीशों का प्रथम मामला बोलते हैं, क्योंकि ये न्यायाधीशों का प्रथम मामला है जिसमें 7 जजों की बेंच थी और इसने पहले क्वेश्चंस का आंसर दिया कि राष्ट्रपति के ऊपर उनकी परामर्श बाध्यकारी नहीं होगी, और इस पर वो मौन रहे कि परामर्श कितने व्यक्तियों का हो, अर्थात कितने जजों का लिया जाए। सेकंड केस आया था 1993 में, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ 1993 में। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपकी कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम आपका पूछा जाएगा पेपर में, कॉलेजियम सिस्टम कब आया था। तो कॉलेजियम सिस्टम 28 अक्टूबर 1993 को आया था। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, तो कॉलेजियम सिस्टम जजों के चुनाव करने की एक प्रणाली है, जो जजों का चुनाव जज स्वयं खुद करते हैं। जज अपना चुनाव स्वयं खुद करते हैं। उसी सिस्टम को
कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या क्या करते हैं तो इसके बारे में भी जान जाइए। कॉलेजियम सिस्टम पहला काम ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है तो कॉलेजियम सिस्टम में जो उच्च न्यायालय के जजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है, तो उस पर भी कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क करता है। तीसरा वर्क क्या होता है, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं जो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उन पर भी कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क करता है। कॉलेजियम सिस्टम के फ़ायदे ये होते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को सरकार इसलिए बंद करना चाहती थी कि इतने टाइम की ये व्यवस्था है जो बिल्कुल ध्वस्त है। जो जज का चुनाव जज स्वयं ही करेगा, तो उसमें जो आपकी न्याय आनी चाहिए वो न्याय आपको समुचित ढंग से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें निपोटिज़म, भाईवाद, भतीजावाद, इन सब को आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार इस निकाय को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं है। सरकार ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन आज भी कॉलेजियम सिस्टम है। ये आपकी कॉलेजियम सिस्टम की बात थी। कॉलेजियम सिस्टम क्या है तो कॉलेजियम सिस्टम मैंने आपको बताया। अब ये केस ऐसा था, तो पहली बार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ वाले मामले में ये कुल 9 जजों की पीठ थी, जिसे हम लोग न्यायाधीशों का दूसरा मामला कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि 3 जजों की कॉलेजियम बनेगी और तीनों जजों की कॉलेजियम के साथ साथ जो राष्ट्रपति अब तक बाध्य नहीं था, तीनों जजों की 3 जज की पीठ बनेगी। जो अब तक राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य नहीं था, अब यहाँ पे राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया। अर्थात तीनों जजों, जो एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे वरिष्ठ जज होंगे, तीनों लोगों से मिलकर के एक कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम की सिफारिश या कॉलेजियम का परामर्श राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगा। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ वाले मामले में। आप लोग फिर से सुन लीजिएगा इसमें क्या क्या कहा गया था। तो इसमें कुल कितने जजों की पीठ थी, क्वेश्चंस आएगा। पहली बार कॉलेजियम कितने जजों का बना था तो 3 जजों का। कौन कौन था तो एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था और 2 सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इसमें क्या कहा गया तो इसमें ये कहा गया कि जो कॉलेजियम की सिफारिश होगी या कॉलेजियम का जो सिफारिश होगी या कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगी, बाध्यकारी होगी। जो अब तक राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं थी उसे इसमें बाध्यकारी बना दिया गया। अब 3 जज हैं, तीनों जज में से अब क्वेश्चंस इसी के आगे बिहाफ पे बनता है। 1993 तक सब कुछ ठीक चला। 1998 में 3rd मामला आया जिसे हम लोग राष्ट्रपति संदर्भ बोलते हैं। इसे न्यायाधीशों का तीसरा मामला बोलते हैं। इसमें क्या बात हुई थी तो इसमें बात ये हुई थी आर्टिकल 143, जिसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक बात उसने पूछी, क्या सुप्रीम कोर्ट बिना दोनों जजों की राय से किसी भी जज का नाम बोलें या किसी भी जज का नाम दें तो क्या राष्ट्रपति वहाँ पर उस व्यक्ति को या उस जज को या उस व्यक्ति को जज के रूप में अपॉइंट करने के लिए बाध्य है कि नहीं। तो इसके निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ज़्यादा हटकर या थोड़ी अधिक बात बताई गई और कॉलेजियम को और विस्तारित किया गया। तो उसमें ये कहा गया था कि कॉलेजियम जो अब तक 3 सदस्यीय था, अब कॉलेजियम 5 सदस्यीय होगा और 5 सदस्यीय लोगों का होगा और
परामर्श का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति से, परामर्श का मतलब होता है आम सहमति, सब लोगों की आम सहमति बने, सब लोगों की एक राय हो, सब लोगों का मत एक जैसा हो, उसी को बोलते हैं हम लोग आम सहमति। तो आम सहमति बनने का मतलब ये था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें ये कही गई थी कि तीनों जो 3 जज से बढ़कर के 5 जज हुए थे, पांचों जजों की लिखित स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति उस 5 जजों की जो लिखित स्वीकृति है, जो लिखित रूप से नाम दिए हैं, उसे जज के रूप में अपॉइंट करने के लिए बाध्य हैं। किंतु एक बात और इसमें जोड़ी गई, किंतु अगर कॉलेजियम सिस्टम में प्रक्रियागत कोई कमी आई है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि कॉलेजियम के दिए गए डिसीज़न को कॉलेजियम को फिर से रिटर्न कर दें। मतलब ये था कि कॉलेजियम सिस्टम था, अगर उसमें कोई प्रक्रियागत कमी आई है, अर्थात राष्ट्रपति को ये लगे कि उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश है वो अपनी योग्यता पूरी करता हो, कि उसमें ये लगे कि राष्ट्रपति को जो न्यायाधीश बन रहा है वो अपनी पूरी तरीके से सारी उसको जो जज बनने की पॉइंट हो, उन जज बनने की जो क्वालिटी हो उस सब को पूरा करता हो, तो राष्ट्रपति ऐसे जज को बनने के लिए नहीं रोक सकता है। लेकिन उसमें कोई खामी पा जाता है या उसकी प्रक्रिया या उसके चुनाव के क्रम में कोई कमी पा जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे चुनाव को, ऐसे कॉलेजियम को क्या कर सकता है, विड्रा कर सकता है या उसे फिर से सिस्टम को वापस भेज सकता है। ये 3 बातें थी जो जजों का इतिहास था। ये 3 बातें थी। तो आपको कौन कौन सा केस पता लगा? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ, तीसरा मामला राष्ट्रपति संदर्भ। ये 3 मामले थे। इसी तरीके से अब आप लोग आगे देखोगे, इसी तरीके से NJAC, आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये आप लोगों को देखते हैं। ये आप लोगों का 99th अमेंडमेंट 2014 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो NDA सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। ये लाने का उद्देश्य क्या था सरकार का? तो ये लाने का उद्देश्य यही था सरकार का कि जो कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं, उन सारी खामियों को दूर करने के लिए एक नया निकाय बनाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया है और हमेशा न्यायिक सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे लोगों को समान रूप से न्याय मिले, कि न्याय में किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी ना बरती जाए और सब लोगों को न्याय सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराया जा सके। मतलब न्यायिक सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना चाहते थे, इसलिए वो ये व्यवस्था लाने के पक्षधर थे। लेकिन 99th अमेंडमेंट 2014, अब आप लोग समझिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होता क्या है। यह एक संवैधानिक संस्था थी, क्योंकि इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें लोकसभा, और ये कैसा विधेयक है तो आप लोगों को पता होगा, ये संविधान संशोधन विधेयक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। तो 99th अमेंडमेंट 2014, जिसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें जजों को चुनने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो पूरी तरीके से विफल रही थी, क्योंकि इसे न्यायपालिका ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कई तरीके की कॉलेजियम बनती है, ये भी एक समिति बनती है। अब आपसे क्वेश्चन आता है, इसमें कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं? देखिए, आप लोग को यहाँ पे थोड़ी बात को ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं। तो NJAC में टोटल आपके इसका जो हेड होगा, जो आपका इसका हेड होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा। और इसमें 2 जस्टिस और होंगे। कौन होंगे? वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस रहेंगे।
2 जस्टिस और रहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, इसका हेड कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगला एक व्यक्ति जो आपका प्रेजेंट टाइम पे कानून मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे रविशंकर प्रसाद हैं, उस टाइम जो भी हो वो लॉ मिनिस्टर XYZ, वो एक लॉ मिनिस्टर होगा। और बाकी 2 एक ऐसी हस्ती होंगे, 2 कोई इम्पोर्टेंट कोई पर्सन होंगे, 2 व्यक्ति ऐसे होंगे, जो 2 व्यक्ति और अपॉइंट होंगे, उनके लिए फिर से एक और कॉलिजियम, मतलब एक कॉलिजियम में दूसरा कॉलिजियम, मतलब एक जो आप लोग देख रहे हो कि जो पहला कौन कौन से, फिर से सुनिए, इसमें हेड कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगला कौन होगा? अगला आप लोगों को पता होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, एक आपका लॉ मिनिस्टर होगा, लॉ मिनिस्टर एक ही होता है, लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे, या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हस्ती होंगे, जिनको कानून के बारे में विशेष रूप से समझ हो, कानून के जानकार हों, उन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाएगा। वो भी एक कॉलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होंगे, ऐसे नहीं, वो भी एक कॉलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट होंगे। तो उन 2 सदस्यों के चुनाव के लिए कौन कौन से लोग कॉलिजियम में भाग लेंगे? तो उन 2 सदस्यों के चुनाव के लिए कॉलिजियम में कौन कौन भाग लेगा? तो फिर से सुनिए आप लोग, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा, और तीसरा कौन होगा? जो लोकसभा है उसमें अपोनेंट पार्टी का लीडर होगा। अब तक आप लोगों ने देखा कौन कौन इसमें मेंबर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भाग लेगा, प्राइम मिनिस्टर भाग लेगा, और तीसरा अपोनेंट लीडर इन लोकसभा। ये 3 सदस्य, इन 3 सदस्यों की कॉलिजियम से वो 2 सदस्यों का चुनाव होगा, और 2 सदस्यों के चुनाव होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। और ये प्रक्रिया अपना नाम ये प्रक्रिया जिस जज का नाम राष्ट्रपति को देगी, वही व्यक्ति जज के रूप में अपॉइंट होगा। अब बात आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराया और इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और 99th अमेंडमेंट 2014 पूरी तरीके से निरस्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब बात आती है आप लोगों की, ये सारी प्रोसेस आपकी थी। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं उनको। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं, आइए हम लोग विस्तार से देखें। तो पहली क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को पता होगा, वह भारत का नागरिक हो, ही इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये सबको पता होगा, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? तो दूसरी क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को पता होगी सुप्रीम कोर्ट के जजों की, वह क्या हो? तो वह कि उच्च न्यायालय में बतौर मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगातार 5 वर्षों तक कार्यरत रहा हो, कार्य किया हो। अगली क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक बतौर न्यायिक कार्य में रहा हो, अर्थात अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, न्यायिक कार्य में रहा हो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में। ये 3 योग्यताएं होती है, और वह राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून का, एक विधि का जानकार हो। ये सारी वो राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? एक कानून का, एक विधि का जानकार व्यक्ति हो, एक ऐसा एलीट पर्सन हो जो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार हो। तो ये सारी योग्यताएं होती है। अब बात आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बात लेकर के कई बार इस पर क्वेश्चन उठा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो बनता है वो सिर्फ एक आधार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वरिष्ठता का आधार, सीनियरिटी का आधार। जो सीनियर रहेगा उसी के हिसाब से क्रम में उसको बना दिया जाएगा। जैसे आप लोग
ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस आधार पे होती है, तो उसका सिर्फ एक मात्र आधार है, वो वरिष्ठता का आधार है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीनियरिटी का आधार। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, उसका वेतन और भत्ता कहाँ पर भारित होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे उनका सबका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी फंड इन इंडिया भारत की संचित निधि पे भारित होगा। भारत की संचित निधि का उल्लेख कहाँ पे, तो आर्टिकल 266। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। और किसकी शपथ लेते हैं, संविधान एवं विधि की रक्षा की शपथ, कॉन्स्टिट्यूशन। और किसकी पूछा जाएगा आपसे किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो संविधान एवं विधि की रक्षा की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग जैसी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल महाभियोग नहीं, बिल्कुल महाभियोग नहीं, बिल्कुल वो एग्जाम्पल के तौर पर महाभियोग जैसी मानी जाती है। लेकिन अगर पूरी तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाए तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के ही ऊपर लाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उनको हटाने का आधार क्या होता है, तो संविधान एवं विधि का अतिक्रमण। अगर वही ये तीन चीज़ करेंगे, संविधान या विधि का अतिक्रमण करेंगे, तो उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे ध्यान रखना है, इनको हटाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक है पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए कौन न्याय देने वाला ही अगर दंड करेगा तो फिर न्याय समुचित रूप से लोगों के बीच में समुचित रूप से न्याय का जो तार है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए उनको हटाने का अधिकार संसद को दिया है और संसद को हटाने का अधिकार उनके पास होता है। बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पद पर, अब सुप्रीम कोर्ट के पद कितने तरीके से रिक्त हो सकते हैं, तो पहला तरीका रिक्त होता है कि वो अपने पद का अतिक्रमण करें, तो उन्हें संविधान एवं विधि के आधार पे उन्हें पद से हटा दिया जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके। दूसरा, वो अपने पद पर बने हुए रहें, वो अपने पद पर बने रहते वक्त उनकी पद पर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मतलब वो पद पर बने हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, वो अपना कार्यकाल भी ना पूरा कर पाएँ तो भी उनका पद रिक्त हो सकता है, या वो अपने स्वास्थ्य कारणों से अस्वस्थ रहें तो भी वो पद खाली हो सकता है। अगला कारण क्या है, अगला रीज़न क्या है, अगला फोर्थ पॉइंट क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे दें, संबोधित राष्ट्रपति को सौंप दें तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो पद होता है वो रिक्त होता है। अगली बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, जो पूरी तरीके से आप सोचो तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से किसके, सुप्रीम कोर्ट पता है आप लोगों को, जो नीचे की अदालतें होती उन सभी अदालतों के, चाहे वो आप लोग किसी भी दीवानी मामलों में ले लीजिए या फौजदारी मामलों में, उनमें सब में इसको एकाधिकार प्राप्त होता है। ये सारे मामलों में एकाधिकारी होती है। तो इतनी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों को मेरा बताने का उद्देश्य NJAC क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और दूसरा था कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम और NJAC क्या है, दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इसलिए दोनों टॉपिक को आपको बराबर अच्छे से जानना चाहिए। क्या होता है NJAC, और NJAC पूरी तरीके से सरकार इसको लाना चाहती थी, वो ये दलील दे रही थी कि अब क्या है, कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से
क्या हो गया है, पूरी तरीके से ये ऐसी व्यवस्था है जो जजों का चुनाव जज स्वयं करें। अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो जाती है, किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप अपना चुनाव स्वयं करो, तो ऐसे तरीके से पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से जो प्राकृतिक न्याय होता है, जो समुचित रूप से न्याय है, उसका प्रसार सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें कोई ना कोई कमी आएगी। और जजों की नियुक्ति में जैसे जज के लड़के हो गए, उनके कई सारे जो उनके जितने भी खानदान के सब जज बनेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जज लोग जज का चुनाव स्वयं करेंगे, तो उसमें सारे जज या जज के जितने भी खानदान के लोग थे उसमें सब इस व्यवस्था में आ जाएंगे। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम का खंडन करना सरकार खंडन करना चाह रही थी, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को सरकार खंडन करने में विफल रही थी और एनजेएसी को पूरी तरीके से क्या मान लिया गया था, पूरी तरीके से उसे गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने माना था और उसने ये कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्या करना है, प्रहार करना है। कॉलेजियम सिस्टम ये मेरी खुद की देन है, ये मेरी तो कॉलेजियम सिस्टम किसी भी तरीके से गलत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम एक पारंपरिक व्यवस्था है, एक आप लोग ऐसे समझिए एक नई तरीके से प्रणाली है जो जजों के चुनने की एक प्रक्रिया है, जो 1993 से आज तक लागू है और आगे भी लागू रहेगी। धन्यवाद। इतनी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आगे आप लोगों के लिए और बना सकें। थैंक यू class, and finish this lecture. Next lecture will tomorrow. Thank